अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो हिस्ट्री, साइंस और पॉलिटिक्स तीनों लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक बॉम्ब। दुनिया का पहला एटॉमिक बॉम्ब कैसे बनाया गया, इसकी साइंटिफिक, हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस क्या है, क्या वजूहात थी जिसकी वजह से इसे बनाया गया और इसको कैसे बनाया गया, पूरा प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों तारीख थी 16 जुलाई 1945 और वक्त था सुबह के 5:30 और जगह थी अमेरिका के डेजर्ट में न्यू मैक्सिको स्टेट, जहां पर एक एक्सप्लोजन हुआ, एक धमाका हुआ। लेकिन ये कोई आम धमाका नहीं था, ये पहली बार थी जब किसी न्यूक्लियर बॉम्ब को टेस्ट किया जा रहा था। इस टेस्टिंग के प्रोजेक्ट का नाम था ट्रिनिटी और इसको लीड कर रहे थे साइंटिस्ट जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर दरअसल में एक्सपेक्ट कर रहे थे इस धमाके का साइज 0.3 किलोटन TNT, ट्राई नाइट्रोटोलिन, लेकिन रियलिटी में ये ब्लास्ट 50 टाइम्स ज़्यादा एक्सप्लोसिव था, यानी कि 15 to 20 किलोटन्स ऑफ TNT। इस ब्लास्ट को दरअसल में टेस्ट किया गया था मिड एयर में, एक स्टील टावर के बीच में बॉम्ब को लटका कर। तो वो स्टील टावर विद इन अ सेकेंड मेल्ट हो गया था, इतनी ज़्यादा हीट इस धमाके से रिलीज हुई थी। इसके अलावा इस धमाके की शॉक वेव्स 160 किलोमीटर तक के रेडियस में फील की गई थी। इसके अलावा वो मशरूम क्लाउड जो इस धमाके के रिजल्ट में बना था वो 12 किलोमीटर तक की बुलंदी में हवा में गया था। ओपेनहाइमर इतनी ज़्यादा हीट और एनर्जी को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा शॉक में थे। उन्होंने कुछ जुमले कहे थे जो कि तारीख में अभी भी याद किए जाते हैं। वो जुमले थे, नाउ आई एम बिकम डेथ, द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड्स। The destroyer of worlds. तो दोस्तों अब बात करते हैं उस जीनियस साइंटिस्ट की जो इस सारे प्रोजेक्ट के पीछे था, जिसको फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब कहा जाता है, जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर। ये वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार कोई न्यूक्लियर वेपन बनाया था। वो 1904 में न्यूयॉर्क सिटी में एक जर्मन जूइश फैमिली में पैदा हुए। वो दरअसल में एक चाइल्ड जीनियस थे, बचपन में ही उनका दिमाग बहुत तेज था और वो हाई लेवल फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ रहे थे सिर्फ 10 साल की उम्र में। इस हाई लेवल फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ साथ उन्हें मिनरलॉजी का भी बहुत ज़्यादा नॉलेज था। मिनरलॉजी यानी कि मादनियात का इल्म उनके पास इतना ज़्यादा था कि न्यूयॉर्क के मिनरलॉजिकल क्लब ने उन्हें 12 साल की उम्र में लेक्चर के लिए इन्वाइट किया। इसके बाद 1922 में यानी कि सिर्फ 18 साल की उम्र में वो हार्वर्ड गए और 4 साल के डिग्री को सिर्फ 3 साल में कंप्लीट किया। उन्होंने हार्वर्ड में केमिस्ट्री के साथ साथ फिजिक्स, लिटरेचर और फिलोसफी भी सीखी। लेकिन हार्वर्ड में जाके उन्होंने रियलाइज़ किया कि इन सारे सब्जेक्ट में से उनका असल पैशन फिजिक्स है। 1927 में उन्होंने अपनी PhD कंप्लीट की, सिर्फ 23 साल की उम्र। इसके साथ साथ जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर की इस पर्सनैलिटी में कुछ सेल्फ डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसीज भी देखने को मिलती हैं, जैसा कि वो चेन स्मोक करते, वो डिप्रेशन का शिकार भी थे, वो हर वक्त अपनी स्टडीज़ में ही खोए रहते थे, दुनिया में होने वाले वाक़यात से बिल्कुल बेखबर रहते थे साल 1930 तक। लेकिन 1930s में जब जर्मनी में हिटलर का राइज हुआ तो वो पॉलिटिकली मोर अवेयर हो गए। जर्मनी में हिटलर के राइज के बाद बहुत से साइंटिस्ट जर्मनी से अमेरिका जाना शुरू हो गए। इनमें बहुत से मायानाज नाम शामिल हैं, जैसा कि एल्बर्ट आइंस्टाइन, एनरिको फर्मी, एडवर्ड टेलर, लियो सिजलार्ड, हंस बेथे। ये सारे वो साइंटिस्ट थे जो कि जर्मन जूइश साइंटिस्ट थे और अमेरिका चले गए थे। ओपेनहाइमर भी दरअसल में एक जर्मन जूइश फैमिली से आए थे और ज्यूज के साथ हिटलर का सलूक देखकर उनका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट और भी बढ़ गया, जिसकी वजह से 1936 में उनका ये बयान सामने आया, आई स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड हाउ डीपली पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इवेंट्स अफेक्ट द पीपल्स लाइव्स। आई फेल्ट द नीड टू पार्टिसिपेट इन दिस कम्युनिटी। हिटलर ने 1939 में पोलैंड को इन्वेड किया और उसके साथ ही वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गई। शुरुआत में अमेरिका इस वॉर में शामिल होने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन वो अपनी तैयारी हर हालात के लिए रखना चाहता था। वर्ल्ड वॉर 2 दरअसल में स्टार्ट हुई थी सितंबर 1939 में, लेकिन उससे भी एक माह पहले यानी कि अगस्त 1939 में एल्बर्ट आइंस्टाइन और लियो सिजलार्ड ने एक लेटर लिखा था अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट। इस लेटर में उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट को वार्न किया था कि हिटलर काम कर रहा है न्यूक्लियर वेपन्स पे। वो एक ऐसा बॉम्ब बनाना चाहता है जो न्यूक्लियर चेन रिएक्शंस पे काम करे और अगर वो ऐसा ख़तरनाक बॉम्ब बनाने में कामयाब हो गया तो बहुत बड़ी तबाही हो सकती है और अमेरिका को भी इस सब सिचुएशन से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। जैसे ही रूजवेल्ट ने ये लेटर पढ़ा, उन्होंने एक एडवाइजरी कमेटी बनाई यूरेनियम। कमेटी में बहुत से मिलिट्री ऑफिशियल्स और साइंटिस्ट शामिल थे। इनका काम था ये चीज़ का पता लगाना कि क्या यूरेनियम से एटॉमिक बॉम्ब बनाया जा सकता है। इनकी फाइंडिंग्स के बाद उन्होंने एक और कमेटी बनाई और उसको फंडिंग देना शुरू कर दी, जिसका काम था इस चेन रिएक्शंस के नेचर को पता करना कि यूरेनियम के चेन रिएक्शंस काम कैसे करते हैं। 2 जर्मन जूइश साइंटिस्ट, जिनका जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूँ, एनरिको फर्मी और लियो सिजलार्ड, इनको मेनली फंडिंग की गई कि आप फाइंड करें इन चेन रिएक्शंस की नेचर को, ये काम कैसे करते हैं। साथ ही साथ यूरेनियम के डिफरेंट आइसोटोप्स को सेपरेट करने का तरीका ढूंढना भी उन्हीं का काम है। दरअसल में अर्थ में नेचुरली अकरिंग आइसोटोप ऑफ यूरेनियम वो है यूरेनियम 238, लेकिन जो एटॉमिक बॉम्ब में यूज़ होता है वो है यूरेनियम 235,
जो कि सिर्फ 1% से भी कम पाया जाता है ज़मीन में। इस कमेटी का काम ये भी था कुछ ऐसे तरीके ढूंढना कि जिससे की वजह से यूरेनियम 238 को कन्वर्ट किया जा सके यूरेनियम 235। दिसंबर 1940 में इसके साथ साथ ओपनहाइमर, एडवर्ड टेलर और बाकी साइंटिस्ट के साथ अपनी अलग रिसर्च कर रहे थे न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन में। यूरेनियम 235 के अलावा एक और रेडियो एक्टिव एलिमेंट साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया जिसे यूरेनियम 235 की जगह न्यूक्लियर वेपन्स में यूज़ किया जा सकता था। ये एलिमेंट था प्लूटोनियम। 11 अक्टूबर 1941 को अमेरिकन प्रेसिडेंट ने एक मैसेज सेंड किया था ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल को, जिसमें उन्होंने कहा था कि दोनों कंट्रीज़ को कोलैबोरेट करना चाहिए एटॉमिक वेपन्स बनाने में। इस बात को भी 2 माह भी नहीं गुजरे थे कि 7 दिसंबर 1941 को जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला किया और अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गया वर्ल्ड वॉर 2 में। अ स्टेट ऑफ वॉर हैज़ एग्जिस्टेड बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द जापानीज एम्पायर। ये अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट की लाइन थी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसके बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया कि अमेरिका पार्ट होगा एलाइड पावर्स का, जो कि जापानीज एम्पायर और जर्मनी के अगेंस्ट लड़ रही है। अब न्यूक्लियर वेपन बनाने का ये साइंटिफिक मिशन अब एक मिलिट्री मिशन में कन्वर्ट हो गया था। अमेरिका ने तकरीबन $2.2 बिलियन स्पेंड किए थे इस मिशन पे। अमेरिकन मिलिट्री की दरअसल में एक इंजीनियरिंग विंग थी जिसे आर्मी कोर्स ऑफ इंजीनियर कहा जाता है। जून 1941 में अमेरिकन प्रेसिडेंट ने इसकी इन्वॉल्वमेंट डायरेक्ट कर दी थी इस मिशन में। नॉर्थ अटलांटिक डिवीजन का ऑफिस मैनहट्टन में था, जो कि न्यूयॉर्क सिटी का ही एक पार्ट है। इसी डिवीजन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी एटॉमिक वेपन बनाने के लिए। इन्होंने अपने हेडक्वार्टर्स इसी बिल्डिंग के 18th फ्लोर पे बनाए थे। इन हेडक्वार्टर्स को नाम दिया गया था मैनहट्टन इंजीनियर डिस्ट्रिक्ट। 13 अगस्त 1942 को ये मैनहट्टन डिस्ट्रिक्ट फॉर्म किया गया था। इसके बाद अगले ही महीने 17 सितंबर 1942 को कर्नल लेस्ली रिचर्ड ग्रूव्स को इस प्रोजेक्ट का हेड बनाया गया। उन्होंने इस एटॉमिक बॉम्ब के डिज़ाइन का हेड बनाया रॉबर्ट जे ओपनहाइमर को। एक सिटी कंस्ट्रक्ट की गई ओक रिज, टेनेसी में, जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट को सीक्रेट रखा जा सके। इस नई सिटी में बहुत से साइंटिस्ट, रिसर्चर्स और वर्कर्स मूव हुए और उनका मिशन सिर्फ एक था, यूरेनियम 238 से यूरेनियम 235 बनाना। बेसिकली इस टारगेट को अचीव करने के लिए 4 डिफरेंट मेथड्स यूज़ किए गए थे: इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, गैसियस डिफ्यूजन, लिक्विड थर्मल डिफ्यूजन और सेंट्रीफ्यूगेशन। इन चारों टेक्नोलॉजीज में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन और गैसियस डिफ्यूजन कुछ हद तक कामयाब रही। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन में दरअसल में एक बहुत बड़ा मैग्नेट यूज़ किया जाता है जिससे यूरेनियम 238 और 235 को अलग किया जाता है, जबकि गैसियस डिफ्यूजन में यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड गैस को पास किया जाता है एक पोरस मेम्ब्रेन से, जहाँ से यूरेनियम 235 के लाइट मॉलिक्यूल तो पास कर जाते हैं लेकिन यूरेनियम 238 वहाँ से पास नहीं कर सकता, जिसकी वजह से ये दोनों अलग हो जाते हैं। इसके अलावा वाशिंगटन में एक अलग जगह पर साइंटिस्ट प्लूटोनियम पर भी काम कर रहे थे। वो प्लूटोनियम को बनाने के तरीके दरियाफ्त कर रहे थे, जिनमें से एक सबसे अच्छा तरीका उनको ये मिला कि जब यूरेनियम 238 पे एक हाइड्रोजन आइसोटोप को बॉम्बार्ड किया जाए तो प्लूटोनियम बन जाता है। इसके साथ साथ ये भी पता चला कि प्लूटोनियम यूरेनियम 235 से ज़्यादा फिशनेबल और रेडियो एक्टिव भी है। इन दोनों लोकेशन के साथ साथ एक तीसरी लोकेशन की भी ज़रूरत थी प्रोजेक्ट वाई के लिए, जहाँ पर एक्चुअली इस बॉम्ब को बनाने का प्रोसेस होना था। ओपनहाइमर दरअसल में एक ऐसी ही लोकेशन को जानते थे जो कि थी पिकॉस वैली, जहाँ पर वो अपनी गर्मियों की छुट्टियां स्पेंड करने के लिए गए थे। पिकॉस दरअसल में एक वैली थी जो कि सुनसान और वीरान थी, पहाड़ों में गिरी हुई। प्रोजेक्ट वाई का सारा काम दरअसल में इजी पिकॉस वैली में हुआ था। ये सब काम हो जाने के बाद अब एक ही चीज़ बची थी, प्रैक्टिकल टेस्ट। यानी कि अभी तक जितना भी काम हुआ था वो सब थ्योरेटिकल था, वो सिर्फ लिखी हुई फॉर्म में था, उसका प्रैक्टिकल कोई प्रूफ नहीं था। अब कोई ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ पर इसको टेस्ट किया जा सके क्या कि ये जितनी भी थ्योरी है ये सारी सच भी है कि नहीं, कि ये प्रैक्टिकल पॉसिबल है या नहीं। 2 दिसंबर 1942 को साइंटिस्ट एनरिको फर्मी ने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के स्कॉश कोर्ट में पहला एक्सपेरिमेंट किया था। इस प्रैक्टिकल वर्क में उन्होंने एक बल्ब को रोशन किया था न्यूक्लियर चेन रिएक्शन की मदद से। इसे फर्स्ट ह्यूमन मेड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन कंसिडर किया जाता है। इसी दौरान जनरल ग्रूव्स ओपनहाइमर की एबिलिटी से बहुत ज़्यादा मुतासर थे। वो प्रोजेक्ट वाई का उन्हें हेड बनाना चाहते थे, लेकिन ओपनहाइमर, उनकी वाइफ और उनके फ्रेंड्स वो सारे के सारे लेफ्ट विंग से थे, यानी कि वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से बहुत ज़्यादा मुतासर थे, जो कि अमेरिकन आइडियोलॉजी को बहुत ज़्यादा मुतासर कर सकती थी। इसके बावजूद जनरल ग्रूव्स ने उन्हें सपोर्ट किया और इस प्रोजेक्ट का हेड बनाया, क्योंकि वो जानते थे कि ओपनहाइमर के बिना ये प्रोजेक्ट पॉसिबल नहीं है। ओपनहाइमर की एक्सपर्टीज़ रिक्वायर्ड थी क्रिटिकल मास कैलकुलेट करने में। क्रिटिकल मास दरअसल वो मास था प्लूटोनियम या यूरेनियम 235 का जो मिनिमम अमाउंट में चाहिए एक चेन रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। इसके बिना एक चेन रिएक्शन स्टार्ट नहीं हो सकता। आज के दिन में साइंटिफिक नॉलेज बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये बहुत ही ईजी है क्रिटिकल मास को कैलकुलेट करना, लेकिन उस वक्त बहुत सी चीज़ें अननोन थी। यूरेनियम 235 के बारे में बहुत ही कम प्रॉपर्टीज़ जानी गई थी।
जबकि प्लूटोनियम तो बिल्कुल ही 1940 में डिस्कवर हुआ। 1943 के एंड तक सिर्फ 2 मिलीग्राम्स प्लूटोनियम बनाया गया था पूरे अमेरिका में, जिनमें से पहला यूरेनियम 235 से बनाया गया। इस एटॉमिक बॉम्ब का नाम रखा गया था लिटिल बॉय, और ये दरअसल में एक गन टाइप स्ट्रक्चर था, जिसमें से 2 सब क्रिटिकल मैसेज यानी कि क्रिटिकल मैसेज से भी कम ऑपोजिट एंड्स पे रखे गए थे, और उनके दरमियान में एक स्लिट थी। जैसे ही वो स्लिट को हटाया जाता था और वो दोनों मैसेज बहुत ही स्पीड से कंबाइन करते थे और क्रिटिकल मैस बनाते थे, यानी कि वो मिनिमम मैस जिससे एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो सकता है। इसके साथ ही एक एक्सप्लोजन होता था और वो क्रिटिकल मैस रीच हो जाता था। दूसरा बॉम्ब बनाया गया था प्लूटोनियम 239 से। इसका नाम रखा गया था फैटमैन। फैटमैन में दरअसल प्लूटोनियम 239 यूज़ किया गया था, जो कि गन स्ट्रक्चर बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगर उसी गन टाइप स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए प्लूटोनियम 239 का बॉम्ब भी बनाया जाता तो ये बहुत ही तेज़ी से रिएक्शन हो सकता था, और इसके एक्सप्लोजन होने से पहले ही प्लूटोनियम मेल्ट हो जाता। इसीलिए प्लूटोनियम 239 को एक बहुत बड़े स्फेरिकल स्ट्रक्चर में हाई प्रेशर और डेंसिटी पे रखा गया था। प्लूटोनियम का सब क्रिटिकल मैस एक स्फीयर में रखा गया था, छोटे स्फीयर में, और उस स्फीयर के बाहर एक्सप्लोसिव यूज़ किए गए थे। तो वो जैसे ही बाहर के एक्सप्लोसिव फटते तो हाई प्रेशर पड़ता प्लूटोनियम में। इस बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर पड़ने की वजह से प्लूटोनियम का क्रिटिकल मैस रीच हो जाता, जिसके बाद एक एक्सप्लोजन होता और चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता। साइंटिस्ट ने गन मेथड को पहले भी ट्राई किया था, लेकिन ये इम्प्लोजन मेथड दरअसल में फर्स्ट टाइम था जिसे फैटमैन में यूज़ किया गया था। ओपेनहाइमर इसे टेस्ट करना चाहते थे, लेकिन जनरल ग्रूव्स कहते थे कि प्लूटोनियम को प्रोड्यूस करना मुश्किल है, जिसकी वजह से वो टेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन बिल आखिर ये टेस्ट किया गया। फिर 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको में इसे टेस्ट किया गया, जिसका वीडियो के शुरू में मैंने जिक्र किया। सिर्फ 13 ग्राम प्लूटोनियम यूज़ किया गया और इसे एक 100 फीट टावर पे लटकाया गया, वो स्टील टावर जो इवेपोरेट हो गया। 6 अगस्त 1945 को जापान के शहर हिरोशिमा पर लिटिल बॉय फेंका गया। इसके बाद 3 दिन बाद फैटमैन को फेंका गया नागासाकी पे। एटॉमिक बॉम्ब के गिराने की खबर सुनने के बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन का रिएक्शन कुछ यूँ था: मैनकाइंड इन्वेंटेड द एटॉमिक बॉम्ब बट नो माउस वुड एवर कंस्ट्रक्ट अ माउस ट्रैप। यानी कि कोई भी मखलूक अपनी तबाही के लिए हथियार खुद नहीं बनाती सिवाय इंसान के। इंसान ने अपनी तबाही के लिए एटॉमिक बॉम्ब खुद बनाया। ओपेनहाइमर ने दरअसल में सोचा था कि ये बॉम्ब यूज़ किया जाएगा हिटलर, जर्मनी और नाजिस के अगेंस्ट, लेकिन जब हिरोशिमा और नागासाकी पे ये बम्बार्ड किया गया तो उसके बाद उनका रिएक्शन इंतहाई शॉकिंग। 17 अगस्त को वो खुद सेक्रेटरी ऑफ वॉर से मिलने गए वाशिंगटन, और उन्हें एक अपना हाथ से लिखा गया ख़त दिया, और उन्होंने डायरेक्टली कहा कि वो एटॉमिक बॉम्ब और न्यूक्लियर वेपन्स को बैन करना चाहते हैं। उनका मज़ीद ये भी कहना था कि इसे बनाने में उन्हें पछतावा भी है। अप्रैल 1945 में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का इंतकाल हो गया, और इसके बाद अगले प्रेसिडेंट बने ट्रूमैन। ओपेनहाइमर ने इसके बाद यूनाइटेड स्टेट के एटॉमिक एनर्जी कमीशन में काम किया। 1949 में ट्रूमैन ने इस कमीशन को अप्रोच किया और इन्हें कहा कि हाइड्रोजन बॉम्ब बनाया जाए। ओपेनहाइमर ने इस आइडिया की काफ़ी मुखालफत की, लेकिन उसका कोई खास रिजल्ट ना निकला। फर्स्ट हाइड्रोजन बॉम्ब को एडवर्ड टेलर ने बनाया, जिन्हें फादर ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब भी कहा जाता है। ओपेनहाइमर को 3 बार नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया, लेकिन वो एक बार भी ना जीत पाए। 1965 में कैंसर की वजह से ओपेनहाइमर की डेथ हो गई 62 ईयर्स की एज में। इसकी मेन वजह उनकी बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करना थी, क्योंकि वो एक चेन स्मोकर थे। आज के दिन हम देखें तो 9 कंट्रीज़ के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं: इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, यूके, यूएस, फ्रांस, इसराइल, रशिया और नॉर्थ कोरिया। पॉजिटिव बात इसमें देखें तो ये है कि लास्ट 80 ईयर्स में कोई भी न्यूक्लियर वेपन यूज़ नहीं किया गया। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और इसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर नई इन्फॉर्मेटिव आने वाली वीडियो सबसे पहले आप ही तक पहुँचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।